चलिए, तो आज का जो टॉपिक है इट इज पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड. ओके, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड. पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड. देखो, इससे पहले वाले टॉपिक्स में क्या हुआ? इससे पहले वाले टॉपिक्स में हुआ ये, जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते थे अगेंस्ट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मालूम होता था कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है वो चार्ज कौन सा है और वो कहाँ रखा हुआ है ना? बात को समझे, मेरी बात को अच्छे से. ये बात है, पोटेंशियल एनर्जी तीन तरह से निकालना पड़ती है. कई बार लोगों को कंफ्यूज होता है यार, तीन पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या है. इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी तीन तरह से निकालना पड़ती है फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज. एक होता है कई सारे चार्जेस है, एक होता है कई सारे चार्जेस हैं. उन्होंने चारों तरफ अपने क्या पैदा कर दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड. और किसी एक पॉइंट पर दूसरा चार्ज आप लेकर आ रहे हो तो उसके लिए तुमको कितनी मेहनत करना पड़ेगी? वर्क डन. एंड दैट वर्क डन वाज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करते हो. ये एक सिस्टम होता है. एक क्या होता है, सभी चार्जेस को लाके जमा करते हैं अपन, जो अपन ने पिछले केस में पढ़े थे, है ना. एक तो पहले से चार्जेस थे और आप एक पॉइंट का निकाल रहे थे. शुरू में जो पढ़े थे ना अपन ने पोटेंशियल एनर्जी, उसमें क्या थे? कई सारे चार्जेस थे, 1 2 3 4 5. एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट, और मैंने कहा मैं एक दूसरा चार्ज लेकर आ रहा हूँ, इस चार्ज को यहाँ पर लाके रख रहा हूँ. इस प्रोसेस में मुझे कितना वर्क करना पड़ा या कितनी एनर्जी खर्च हो गई, वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी. फिर बाद में फिर से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब चीज़ें पढ़े. फिर आपने फिर से पढ़े पोटेंशियल एनर्जी. मगर वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क था, है ना? इस बार क्या था, सारे चार्जेस फिक्स थे पहले तो. इस बार एक एक चार्ज को लेकर आ रहे आप. पहले एक चार्ज लाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा करके कई सारे चार्जेस लाए. इन सभी चार्जेस को एक साथ जमा करने में कितनी एनर्जी लगी? इसको कहा गया हमने पोटेंशियल एनर्जी. इसमें आप चार्जेस को अरेंज करते थे, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस को, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस को, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस को. कल देखे ना अपन ने उसके एग्जाम्पल. अब यहाँ क्या होने वाला है? हमको मालूम है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब हमको मालूम है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से चार्ज की वजह से है, वो चार्ज कहाँ हैं, हम उस चार्ज से कितनी दूर है, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम पड़ जाएगी. समझ में आ रहा गया? पिछली बार देखो कैसा था कि मैं बोलता हूँ देखो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है Q1 Q2, है ना. सबसे पहले वाला बता रहा मैं, ठीक है. ये पहले से चार्ज वहां पर फिक्स है. इन्होंने अपने चारों तरफ क्या पैदा किए? बोलो क्या पैदा किए? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये सिर्फ अभी एक पॉइंट है, सिर्फ क्या अभी एक पॉइंट है. अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक चार्ज Q3 लेकर आ रहा हूं और यहां पर ला के रख रहा हूं, और इस प्रोसेस में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट Q1 एंड Q2, है ना, ये आपने पढ़े थे. उस वर्क डन को कहा गया था पोटेंशियल एनर्जी, और ये सबसे पहले कैटेगरी में आपने पढ़े थे. दूसरी कैटेगरी जो कि कल हुई थी, उसमें क्या गया था? पहले कुछ भी नहीं था, खाली था. एक चार्ज ला के रखे, दूसरा चार्ज ला के रखे, तीसरा ला के रखे, Q1 Q2 Q3, है ना, ला के रखे. एक एक जमा करने में कितनी एनर्जी लग गई शुरू से लेकर आखिर तक. पहले एक सिस्टम अवेलेबल था, उसके इलाके में घुसना था, एक चार्ज को लेके घुसना था, और इस बार क्या था? सबको जमा करना है. इसको भी लाया, उसको भी लाया, तू भी आ. सब अरेंज करने में कितना एनर्जी खर्च हो गया, इस बारे में स्टडी था. अब आज की स्टडी किस बारे में? हम कहेंगे देख भाई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इस जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पर्टिकुलर पॉइंट है, उस जगह की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मुझे मालूम है, उस जगह की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मुझे मालूम है। ये सिर्फ क्या है बेटा, पॉइंट है। और उसने बोला कि अगर इस जगह पे तुम 1 कूलम का चार्ज ला के रखेंगे ना तो इतना इतना वर्क डन करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तुमको मालूम है। और अब मैं एक चार्ज, टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूँ, ला रहा हूँ और यहाँ पर ला के रख रहा हूँ। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ा, आज हमें ये देखना है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इस चैप्टर में 3 बार आता है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 3 बार आता है। तीनों में फ़र्क क्या है वो देख लो, है ना। एक में क्या है, पहले से कुछ चार्जेस है, उनके इलाके में एक चार्ज लेके तुम घुस रहे। दूसरे में क्या है, सभी चार्जेस को जमा कर रहे हैं। तीसरे चार्ज उसमें क्या है, साला इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम है, कहाँ है, किसके कौन से चार्ज पता नहीं, चार्जेस का पता नहीं, है ना, किसकी वजह से, बस ये एक अकेले को लेकर आया आपने, और इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा आप वो देख रहे हैं। आई बात समझ में। तो इसी चीज़ को हमको पढ़ना है। चलिए तो थोड़ा सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस टॉपिक के अंदर मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं पढ़ूंगा वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ूंगा। दूसरा जो पढ़ूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, ये पढ़ूंगा मैं। तीसरा जो मैं पढ़ने वाला हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ मैं पढ़ने वाला हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 3 पॉइंट्स मैं स्टडी करने वाला हूँ। आई बात समझ में आपको। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। 2.8.1 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, है ना। चलिए मैं सबसे पहले एक स्पेस को इमेजिन करता हूँ। एक फ्री स्पेस है मेरे पास, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मे बी एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकता है। मैं अपने अंदाजे से ले रहा हूँ, मैं अपने अंदाजे से ले रहा हूँ कि भैया शायद इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। उसने कहा है कि भाई मान लो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, से पॉइंट P, ये पर्टिकुलर पॉइंट है से पॉइंट P। इसका लोकेशन फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द ओरिजिन ये है वेक्टर r। ओके, अब मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, मान लो ये मुझे पहले से दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू, ये रहेगा 1 अपॉन, सॉरी नॉट 1 अपॉन, जस्ट आपको दिया रहेगा 1, नॉट अगेन, इज इक्वल्स टू V ऑफ R। V ऑफ R, क्योंकि चार्ज का तो मालूमात है ही नहीं ना। अभी तक कोई चार्ज लाया क्या मैंने, कहीं कोई चार्ज नज़र आ रहा क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट है, उसका लोकेशन है कि वो कहाँ पर आता है। वेक्टर आर वो तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है ना, तो उसका लोकेशन बताने वाला पोजीशन वेक्टर है। मैंने ये बताया इस जगह पर, मैंने क्या बताया, इस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना इतना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर तुम 1 कूलम का चार्ज लेकर आओगे, अगर तुम 1 कूलम का चार्ज लेकर आओगे और यहाँ ला के रखोगे तो इस प्रोसेस में इतना वर्क डन होगा।
V ऑफ R। अब ये आया हमारा हीरो प्लस Q, कहाँ है ये मौजूद? इन्फिनिटी पे, है ना? आया समझ में? ये इन्फिनिटी पे। अब ये अपने सफ़र में निकला, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और यहाँ पर आ गया। अब मैंने कहा आप जिस चार्ज को ले कर आ रहे हो उसकी वैल्यू क्या है? Q। और जब आप यहाँ ला के रख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही, इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ लाइन से कोई तो भी शायद पॉजिटिव चार्जेस होंगे, है कि नहीं? अब जब ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ लेकर आऊँगा, जैसे इसके इलाके में घुसूँगा, मान लो यहाँ से इसका इलाका शुरू है ना, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। प्लस Q ला रहा ना चार्ज, तुमको घुसने देगा कि इलाके में? नहीं देंगे। मैं फिर भी ताकत लगाया और लाके इधर रख दिया, वर्क किया, पसीना निकल गया, वर्क इतना किया, वर्क डन हो गया। और ये वर्क जो मैंने किया ये नुकसान में नहीं, ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, क्योंकि जैसे ही मैं इसको हाथ हटाऊंगा ये वापस आ जाएगा, है कि नहीं? तो मैंने खींच के ले गया है क्या? किससे फेंका? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या जमा हो गई? एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो अब ये वर्क डन कितना है? तमाशे नहीं, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है? तो मैं कहूँगा दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू जो चार्ज आप लेकर आ रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। जो चार्ज आप लेकर आ रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। बट यही वर्क डन तो क्या होता है? चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, या फिर U ऑफ R। चलो ठीक है, डेल्टा U लिखना एक बार। डेल्टा U इज इक्वल टू Q V ऑफ R, या सिर्फ U इंटू Q इंटू V ऑफ R। सर डेल्टा U को अचानक से U क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि इनिशियली वो कहाँ था? इन्फिनिटी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या होंगी? 0। फाइनल कितनी होंगी? तो आपका अगर कोई सिंगल चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसता है और आपको मालूम है उस जगह पे लाके रखना है मुझे, उस जगह पे लाके रखना है मुझे, उस जगह की सिर्फ एक ही नॉलेज है, क्या? कि उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। क्या नॉलेज है मेरे पास? उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। अब ये चार्ज मैं जब यहाँ पर लाके रखूँगा तो उसमें मेरा जो वर्क डन होगा, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी या जमा होगी वो कितनी होंगी? तो बोले आप क्या करो, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को उस चार्ज की वैल्यू से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड फॉर अ सिंगल चार्ज। अब बढ़ते हैं हम आगे। मुझे तो लगता है कि ये खुद आप भी कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, चलो मान के चलो, फिर से ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, मैं अपने मन से बना रहा है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है। इमेजिन कर लो मैंने 2 पॉइंट्स पकड़ लिया इसके अंदर। एक पॉइंट मैंने यहां पकड़ा, से पॉइंट P1 जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पकड़ा, से पॉइंट P2 जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2। मतलब इस बार आपको कितने चार्जेस ला के रखना है? 2 चार्जेस ला के रखना है। रेडी? चल, अभी मैदान खाली है, अभी मैदान खाली है। इसमें कोई भी चार्ज है क्या? नहीं है, मगर एक चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। किस चार्ज की वजह से? पता नहीं। कहाँ बैठा हुआ है? पता नहीं। तो क्या पता है? कुछ नहीं पता। चलो, तो भैया बस इतना मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ की पोटेंशियल मुझे मालूम है। यहाँ अगर मैं 1 कूलम का चार्ज ला के रखूँगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा V ऑफ R1।
यहाँ ला के रखूँगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, V ऑफ R2, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पोजीशन R2। समझ में आया ना। आप V1 V2 भी बोल सकते, बोर्ड में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए, और नीट NCERT में भी ऐसी लिखा हुआ है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इमेजिन करो ये आया 1 कूलम का चार्ज, कितने का, नहीं क्या नहीं, Q1 कूलम का चार्ज। कौन सा बेटा, Q1। ये Q1 कूलम का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा है मैं लाया, ये बोर्ड बोले तो उसका इलाका, ये बोले तो इन्फिनिटी, कोई मसला नहीं। जैसी इसके इलाके में घुसा, क्या किया, रिपेल। मैंने क्या करा, ताकत लगाया, वर्क किया और यहाँ पे लाके रख दिया, है कि नहीं। मेरे को क्या करना पड़ा, वर्क। तो वर्क कितना करना पड़ा, W1 इक्वल्स टू, है ना, Q1 मल्टीप्लाई बाय V ऑफ R1। आया ना, है कि नहीं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अननोन चार्जेस की वजह से था, वहाँ पर एक चार्ज लाके रखने में वर्क डन इतना करना पड़ा। आई बात समझ में। अब आई बारी दूसरा चार्ज, अब बारी आई Q2 की, दूसरा चार्ज लाके रखा, यहाँ Q1 आके बैठ गया, है कि नहीं। अब मैं यहाँ लाके दूसरे चार्ज को इसके इलाके में घुसा रहा हूँ। अब मुझे वर्क करना पड़ेगा, गौर से देखें, अब मुझे वर्क करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा। किस के अगेंस्ट करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से के अगेंस्ट, और साथ ही साथ चार्ज Q1, है ना। अरे भाई जिसको तुमने यहाँ लाके रखे थे, ये भी अपने आप को क्या मान के चल रहा है कि भाई मैं भी राजा, मैं इस जगह यहीं बैठूंगा मैं अकेला, है ना। उसने भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया आजू बाजू। तो ये जो अननोन सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो तुमको अवॉइड कर ही रही, वो तो तुमको घुसने नहीं दे रही, मगर साथ ही साथ अब ये भी क्या करेगा, रिपेल। तू आगे बढ़ गया ना किसी तरह, अब ये भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब अब जो दूसरा चार्ज Q2 आ रहा है, उसको फाइट करना पड़ेगा दो लोगों के साथ, एक क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा चार्ज Q1। तो अब जो वर्क डन होगा, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा, तो Q2 V ऑफ R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, जहां पर R12 क्या रहेगा बेटा, Q1 और Q2 चार्ज के बीच में का डिस्टेंस। समझ में आया। तो फिर मैं पूछूंगा, अच्छा ज़रा बताना तो कुल मिला के वर्क डन कितना हुआ। यार देखो, उसके लिए पूरे वर्क डन्स को ऐड करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। तो फिर वो कितना होगा, Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 V ऑफ R2 प्लस, अरे नहीं रे भाई, रहम कर रहे भाई, बाबू रहम कर, खुला रहने दे। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1। कुछ ज़्यादा ही रहम कर दिया उसने, जैसी पानी की बोतल दे दी है मेरे को। ठीक है, आया समझ में। तो ये अब ये हो गया वर्क डन, टोटल वर्क डन, और यही वर्क डन क्या हुआ, एज अ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज Q1 V ऑफ R1 प्लस Q2 V ऑफ R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1। ठीक है। अब देखो, ना ही NCERT में ना ही स्टेट बोर्ड में सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस मौजूद है, बट फिर भी अगर मैं आपसे सवाल करूं, मान लो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है, तो अब क्या करना पड़ेगा, जब तीसरा चार्ज लेकर आएंगे तो उसे 3 लोगों से फाइट करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पहले से मौजूद 2 चार्जेस। फॉर्मूला बहुत बढ़ जाएगा, रहने दो लिख डालो भैया, ये सिर्फ बेसिक थीम है टॉपिक की। बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसा मत लिखना, थ्योरी है, थ्योरी डालना उसमें। पानी चाहिए, लिखो फटाफट।
बातें नहीं। भैया चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको साइमल्टेनियसली करते चलो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर 1-2 दिन में बोल रहा हूँ। अभी करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो गया तो गया। पलट के भी नहीं देखेंगे तुम इसको, है ना। फिर उलझ जाएंगे, फिर पैनिक करेंगे, एंजाइटी आ जाएगी, है ना। सब कुछ सामने आ जाएगा, 2 साल का मेहनत याद आ जाएगी, 2 साल का वक्त याद आ जाएगा। मैं क्या कहूँ, हाँ लेके जाओ, है कि। तो भैया हर चीज़ याद आ जाती। फिर लड़कों को सोचेगा कि भाई मैं मौलाना बन जाता, नहीं वो तो मौलाना ऑलरेडी बने हुए हैं, बोला हमको क्या करेंगे तो बाकी लड़के सोचेंगे अब जान दो भाई अपन क्या करते, बोले मौलाना बन जाते। लड़कियाँ क्या सोचेंगी, हाँ लड़के बीएससी कर लेते, और बीएससी के बाद चल दो, बोले इधर का हो गया, अभी कर लो, इतना आगे जाओ मत, इतना सोचो मत, अभी कर लो। पानी पी ले। चलो हुआ बेटा। इसको बोलते जुगाड़। उसने पूरा पर्दे के पीछे मुंडी डाल दिया, खिड़की के अंदर जाके इनहेल कर रहा हूँ मेरा पूरा यू करी। हाँ हो गया बेटा। अब पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि ये है तुम्हारे पास मौजूद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, और इसमें मौजूद है एक आपका डाइपोल जिसके 2 चार्जेस है -q + q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ट्वाइस L, separated by distance twice L, such that the dipole length makes an angle theta with the electric field. अब होगा क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही, तो -q चार्ज को इधर की तरफ फील होगा फोर्स F = +QE या F = QE, और इसको इधर की तरफ F = QE, इसको फोर्स फील होगा इधर F = QE। ये दोनों फोर्स जो है मिलकर इक्वल एंड ऑपोजिट मिलकर बन गए कपल, या जिसको बोलते हैं टॉर्क, है ना। तो अब भैया वो टॉर्क कितना होगा, तो वो होगा टॉर्क वेक्टर टॉ = वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, या फिर टॉ = PE sin थीटा। ओके चलो ठीक है। तो होगा क्या, गौर से देखो बेटा, तुम यहाँ रख के छोड़ोगे ये वापस आ जाएगा ऐसा, है कि तुम यहाँ ऐसा छोड़ोगे ये वापस आ जाएगा ऐसा, इसको ठीक वो अलाइनमेंट हो जाएगा इसके साथ, आया ना, है कि। अब ऐसा है कि अगर मान लो मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऐसा वापस आ गया, थोड़ा सा जाया, मैंने वहीं से पकड़ लिया उसको, देखो जाने नहीं दूंगा मैं, है ना, और तेरे को मैं वापस पुरानी वाली पोजीशन पे पहुंचाऊंगा। तो तू क्या करेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाएगा, धीरे धीरे हल्लू हल्लू तुमने क्या करे उसको यहां पर ला लिए, है कि नहीं भाई। क्या हुआ था, ये ऐसा चला गया था ना, तुमने बीच में पकड़ लिया उसको, जब उसका एंगल अराउंड कितना हो गया होगा, कुछ इस तरह से एंगल थीटा 0 हो गया होगा, तुमने वहीं इसको पकड़ लिए, है ना।
फिर तुमने धीरे धीरे उसको टॉर्क लगाया, एक्सटर्नल टॉर्क, इस तरह से कि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 रहे, ज़्यादा जोर से नहीं। अल्फा की वैल्यू क्या रहना चाहिए? 0। ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो धीरे 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 उसको लाके तुम यहाँ पे लाके ऐसा रख रहे हो। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ हमको वो देखना पड़ेगा। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ कितना देखना पड़ेगा। अब जैसा देखो इधर, तुमने रोटेशनल मोशन चैप्टर का नाम सुना होगा, पढ़ा नहीं है, मालूम है, सुना तो होगा। जब भी कोई चीज़ गोल घूमती है या गोल घुमाने के लिए जो आप टॉर्क लगाते हैं तो उसके अंदर वर्क डन का फॉर्मूला आता है टॉ इंटू थीटा। ऐसा कुछ होता है क्या? कई लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूला भी है क्या? है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन में मैंने पढ़ाया था। अगर याद नहीं आ रहा, यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है ना, वहां जाके देख लो। तो खैर, आपने क्या करे, देखो इधर गौर से देखो, आपने क्या करे, अगर मान लो एंगल थीटा से इसको घुमाए टॉर्क लगा के, इस प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ ये ऐसा हुआ टॉ थीटा। मान लो मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया डी थीटा, तो वर्क डन भी क्या रहेगा? छोटा सा ही रहेगा। और अब अगर मैंने कहा कि मैंने बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस वर्क डन का क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेशन। तो भैया ऐसा है टॉ इंटू डी थीटा, है ना, थीटा 0 से लेकर थीटा। किसी किसी के दिमाग में आया होगा, सर पिछले बार भी तो आपने W इज इक्वल टू टॉ थीटा लिखे थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए थे, इस बार इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि W इक्वल्स टू टॉ थीटा ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी हो सकता है अगर टॉर्क कांस्टेंट हो तो। टॉर्क क्या हो तो? कांस्टेंट हो तो। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो आपको मालूम होगा हर एंगल पे टॉर्क अलग अलग लगता है। तो यहाँ पर टॉर्क कांस्टेंट हुआ क्या? नहीं। तो डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई करके अपन वर्क डन निकाल नहीं सकते, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसीलिए बड़ा वर्क डन निकालने के लिए टॉ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने कहाँ से कहाँ घुमाया उसको? थीटा 0 से थीटा। अरे हाँ, याद है ना, ये ऐसी जैसी छोड़ा इधर आ गया, बीच में पकड़ लिया, एंगल कितना था? थीटा 0, वापस घुमा पे कहाँ सेट किया उसको? थीटा। अब इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ? तो वर्क डन इज इक्वल्स टू थीटा 0 से लेकर थीटा, टॉर्क को लिखूंगा मैं PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। PE को निकालो बाहर, PE को निकाले बाहर, थीटा 0 इंटू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या हो गया? जाके आ जाओ। ज़्यादा टाइम मत लगाना और बाहर से लगा देना दरवाजे को। तो अब देखो आगे क्या। तो अब मैं कहूंगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो भैया साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आर थीटा 0 से लेकर थीटा। माइनस साइन को ले लो बाहर, हाजी ले लिया बाहर। अब आगे क्या? कॉस थीटा, लिमिट्स आ गए थीटा 0 से थीटा। अब थीटा के जगह अपर लिमिट, बाद में माइनस करके लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा 0। माइनस साइन को अंदर भेजो तो PE कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। ये उलट पलट नहीं जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अंदर घुसेगा। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ गया है ना। ये है हमारे पास फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू PE
कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। अगर मैं ये मान के चलूँ कि पहला एंगल थीटा 1 था और दूसरा एंगल थीटा 2 था, इनिशियल एंगल थीटा 1 और फाइनल एंगल थीटा 2। आई बात समझ में आपको? ठीक है, ये वर्क डन। और जैसे कि आप जानते हैं दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, यही स्टोर होता है उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आपने अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किए, उससे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे वापस नीचे आ जाएगा। फिर आप उसको घुमाएंगे, आप वर्क कर रहे है ना, छोड़ दे रहे, वापस नीचे आ रहा, अपने आप नीचे आ रहा ना। कैसे आया? बोले इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको रोटेट करी। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आई? वो आपने तुम करे थे ना, तुमने ऐसे घुमाए थे तो उसकी सड़क गई, है ना। उसके अंदर क्या आ गया? एनर्जी स्टोर हो गई, और वही एनर्जी का इस्तेमाल करके वो वापस आ गया। समझे ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। आप चाहे तो उसको यू भी बोल सकते हैं, पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। अगर मान लो स्पेशल केस, अगर थीटा 1 जो है 90 डिग्री है और थीटा 2 जो है वो सिर्फ थीटा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस 90 0 कॉस थीटा, तो ये कुल मिला के फॉर्मूला बन जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। अगर मान लो थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री है और थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा है, तो ये फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा? पीई 1 माइनस कॉस थीटा। आई बात समझे? अगर मान लो थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है और थीटा 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। थीटा 1 क्या बेटा? 0, मतलब पहले वो ऐसा था, है ना, आराम से सुकून से बैठा हुआ था, तुमने पूरा उसको उल्टा रोटेट कर दिया, है कि नहीं। थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री, समझ में आ रहा ना, डायपोल ऐसा था और फिर तुमने पूरा उसको उल्टा ऐसा रोटेट कर दिए 180 डिग्री पे। अभी तो आए तुम बाहर से। तो देयरफॉर तीसरा सिचुएशन u इज इक्वल्स टू पी ई 1 माइनस माइनस 1, यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पी ई। लिखो अदीबा ऑल ओके? अगले साल तक के हो जाएगा। इस बार वो खुद टेक्नीशियन जो है वो घुमा रहा है, उसको 2 से 3 बार मैंने खुद कॉल करके बोल दिया कि भाई जल्दी करो, परेशानी हो रही करके, बस शाम में आ रहा। हाँ, भरोसा नहीं है। क्या बोला? 10-15 हज़ार फीस दिया क्या तूने? कौन सा वाला पार्ट? पूरा डबल समझा। कोई भी चीज़ को आप ऐसा रखेंगे डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको फील होगा टॉर्क, वो सीधा हो जाएगा, है ना। मान लो थीटा एंगल पे रखे थे तुमने, वो सीधा हो रहा था, वहीं थीटा 0 पे आपने रोक डाले, कितने एंगल पे? थीटा 0। तो अब इसका एंगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? थीटा 0। और आप वापस इसको कहाँ लेकर आ रहे? थीटा पे, है ना। थीटा 0 से कहाँ ला रहे आप? थीटा पे। इस प्रोसेस में क्या वर्क डन लगेगा? तो सबसे पहले टॉर्क कितना लगेगा, है ना। तो जैसा कि मैं कहूँगा, देखो हम लोग जा रहे हैं थीटा 0 से थीटा पे। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है T × d थीटा, क्योंकि हर पोजीशन पे टॉर्क कैसा है? अलग अलग लग रहा है ना, इसीलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा आपको। अब ऐसा है कि ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा,
माइनस साइन बाहर ले लिया अपन ने, पी ई कॉस थीटा, अपर लिमिट कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा 0, माइनस साइन अंदर घुसा, सीक्वेंस पलट गई, कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो अब थीटा 0 को अगर मैं थीटा 1 लिखूँ, थीटा 2 को अगर थीटा 2 लिखूँ, थीटा 2 लिखूँ, तो ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है। कई लोगों को ये आसान जाता, 1 बोले तो इनिशियल, सेकंड बोले तो फाइनल। अब मैं ये जानता हूँ यही वर्क डन क्या होता है, ये स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना, ये पी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं तो बोलेंगे दो जगह पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, है ना। और फिर उसके बाद मैंने कहा स्पेशल केस, थीटा 1 इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री का रहा तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। अगर थीटा 1 की वैल्यू 0 और थीटा 2 की वैल्यू थीटा रही, कॉस 0 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर थीटा 1 0 है, थीटा 2 180 है, मतलब आपने ऐसा लेके सीधा उसको यूँ घुमा दिया, तो ये ट्वाइस ऑफ पी हो जाएगा। इधर का हो गया डायग्राम वायग्राम। अभी कई लोगों की मजा आएंगी नवंबर दिसंबर में, देखो तो मालूम होना चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ जाएंगे, है ना, तैयारी कुछ भी नहीं रहेंगी, बोलेंगे मारो गोली नीट को, कम से कम बोर्ड बचा लो। देखो इधर 3 कंडीशंस मैं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे, 3 स्पेशल केसेस में 3 कंडीशंस देखने वाला हूँ। थीटा 1 को मैं 90 डिग्री कंसीडर करके चल रहा हूँ और थीटा 2 को थीटा पकड़ के चल रहा हूँ। पहली सिचुएशन आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इन दोनों के बीच में का एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों भी सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा अलग अलग पोजीशन पे टॉर्क कितना कितना लगेगा। यहाँ पर कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा 0, ये मिनिमम टॉर्क है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा, जैसे ही आप छोड़ेंगे दब करके वापस इधर आ जाएगा। इसमें लगेगा टॉर्क मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी जस्ट पी ई साइन थीटा होता है ना बेटा, क्या हो गया साइन थीटा साइन 90। यहाँ का टॉर्क भी मिनिमम रहेगा, दैट विल बी 0, क्योंकि साइन 180 भी क्या होता है 0। वर्क डन W क्या रहेगा, जैसे कि मैंने कहा, हाँ, आपको कहां से कहां लाने का है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो थीटा 2 तो 0 कहां से हो रहा हूं, हाँ, तो वो तो ऑलरेडी स्टेबल पोजीशन पे हो, ऑलरेडी स्टेबल पोजीशन पे, तो वर्क डन हो जाएगा 0। वर्क डन इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा पीई, और यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो रहेगा ट्वाइस पीई। हाँ देखो इधर, अब ऐसा है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आपने डायपोल को लाके ऐसा रखे, है ना,
तो इसको आपको ऐसा रखने के लिए, कोई घुमा के रखने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो इत्मीनान से उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे कि मैं कहूँगा देखो भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और आपने डायपोल को लाके इस तरह से रख दिया, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। तो भैया क्या ये डायपोल रोटेट होगा क्या? अरे हाँ या ना बोलो तो सही। नहीं रोटेट होगा ना, है ना, क्योंकि देखो एकदम स्टेबल पोजीशन पे है ना, ये यहीं पे तो आके वो रुकता है ना। अगर ये पेन ऐसी है, यहाँ पर गिर गई नीचे, इस पोजीशन पे आ गई, है ना। तो भाई जब ये स्टेबल पोजीशन पे है तो यहाँ पर लाके रखने के लिए आपको कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? ऑलरेडी वो कहाँ पर है? स्टेबल पोजीशन पे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि भैया इस प्रोसेस में वर्क डन क्या रहेगा? 0। मगर इस प्रोसेस में देखो, है ना, यहाँ पर एंगल कितनी है? 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ लाके रखने के लिए वर्क डन कितना लगेगा? PE, है ना। फिर इसी तरह से आपको अगर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे, और अगर मैं बोलूँगा ठीक है यहाँ से अगर एग्जाम अपोजिट डायरेक्शन में मुझे लेके जाना है तो वर्क डन कितना रहेगा? ट्वाइस PE, वो जो पहले देखिए अपन ने निकाले हुए भी ऑलरेडी यहाँ पे, और वो प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा वर्क डन लगता है। फिर उसके बाद आएगा पोटेंशियल एनर्जी को लेकर। इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सबसे मिनिमम होती है 0, क्योंकि यहाँ कोई वर्क ही नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE आएगा, माइनस PE आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस PE कॉस थीटा। थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना। जब थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री रहती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता? माइनस PE कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है माइनस PE कॉस थीटा। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, आपका जब थीटा 1 90 डिग्री था तो माइनस PE कॉस थीटा, तो अब जब आपका थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा? 0। तो माइनस PE कॉस ऑफ 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस PE। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल माइनस PE। इस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? 0, क्योंकि माइनस PE कॉस ऑफ 90। अरे भैया जब यहीं था, ये यहीं पर है, शुरू में कहाँ था? थीटा 1 इक्वल्स टू क्या बोला हुआ है? 90 डिग्री। जब शुरू में वो यहीं था, है ना, आप वहाँ से उसको हटा ही नहीं रहे, तो बाद में भी अगर आप वहीं ला के रख रहे उसको ऐसा, तो टोटल वर्क डन क्या होता है? 0, है ना। उसी जगह पे वापस ला के रखने के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, वर्क डन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। और अब इस सिचुएशन में बोलूँगा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। कॉस ऑफ 180 डिग्री अगर डालूंगा मैं थीटा की वैल्यू, इसी फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू डालो 180 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 -1 होता है तो ये हो जाएगा प्लस PE, तो ये होगी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्लस PE। और अब अगर मैं कहूँगा इन पोजीशंस को कुछ नाम दिया गया है, इसे कहा गया है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसे कहा गया है नो इक्विलिब्रियम पोजीशन, नो इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसे कहा गया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल, नो इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, ये तीन उसको नाम दिए गए हैं। अब क्यों कहा गया है? देखो, वर्क एनर्जी एंड पावर पे याद करो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप उसकी मीन पोजीशन से सरकाते हो, उस पर लगने वाले फोर्सेस उसको वापस उसी जगह पर ला लेते हैं, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये डायपोल आराम से सुकून से ऐसा रहता है, अगर मैं इसको धक्का दिया तो ये वापस इधर ही आ जाएगा, है ना, तो ये वापस उसी पोजीशन पे आ जा रहा, मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा है बेटा? स्टेबल। अब अगर मैं यहाँ रखूँगा उसको ऐसा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? तुम जैसे ही छोड़ेंगे ये वापस इधर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहाँ पर वो आदमी शांति से बैठा था, कोई फोर्स, कोई टॉर्क, कुछ भी नहीं लग रहा। समझ में आ रहा क्या? कोई टॉर्क, कोई घुमाने वाला नहीं लग रहा। मैं किसी दूसरे एंगल पे सेट करूँगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैंने ऐसा 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 करा, कहीं पे भी रखा तो ये वापस घूम के इधर आ जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। मगर मैंने इसको ऐसा ही रखा, डायरेक्ट ऐसे ही रख दिया,
उसको कोई टॉर्क लगेगा क्या? कोई चीज़ घुमाएगी क्या उसको? नहीं। मतलब लगने वाला टॉर्क क्या है बेटा? जीरो। यानी वो क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम। और कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि उस जगह पे वो आराम से सुकून से स्टेबल रहता है ना। आप उसको वहाँ से हटाने की कोशिश भी करो तो वापस इधर ही आ जाएगा, है ना, वापस इधर ही आ जाएगा। तो इस पोजीशन पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब अगर वो कहता है कि भैया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा, पहले इसको क्यों नो इक्विलिब्रियम? क्योंकि भैया जब आप छोड़ेंगे तो वापस ऐसा आ जाता है कि नहीं? और ये अनस्टेबल क्यों? अभी फिलहाल ये है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन ऐसा है ना, ये फोर्स इधर लौटेगा उसको और ये हाथ से मैं उधर लौटूंगा, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में, ये अपनी जगह से हिल रहा क्या? नहीं। मगर तुम हल्का सा ये हाथ को ऊपर कर दो, क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो मतलब ये पोजीशन स्टेबल थी क्या उसकी? ये वाली अभी इक्विलिब्रियम में है, वो अपनी जगह से रोटेट हो रहा, क्या रोटेट हो रहा है? नहीं, ये कहीं से भी कोई भी रोटेट नहीं हो रहा। तो ये इक्विलिब्रियम में है, इस पे लगने वाले सारे टॉर्क कैसे बेटा? भी जीरो है, मगर आपने इसको अपनी जगह से ज़रा सा डिस्प्लेस किए, ज़रा सा भी डिस्प्लेस किए तो ये स्टेबिलिटी खो देगा और ये ऐसा आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया इसको कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उस जगह पे वो ज़्यादा देर तक के रहने वाला नहीं है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, दिस इज़ इट। ठीक है, लिख लीजिए ये पूरा। कैसा करना यार, ये मुझे लेना है और क्लास, मगर तुम लोगों की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है मेरे को, ये गर्ल्स है ना बेचारे बुरखे में बैठे हुए ना वो,